वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है MPA 011 कोर्स का यूनिट 3 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य या स्टेट, वैसे तो ये शब्द हम रोज ही सुनते हैं ना, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वक्त के साथ इसकी भूमिका, इसका रोल कितना ज्यादा बदल गया है? तो चलिए आज राज्य के इसी एवोल्यूशन की, इसी विकास की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आज के इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां पैसा, इंफॉर्मेशन और यहां तक की समस्याएं भी कोई बॉर्डर नहीं मानती, क्या नेशन स्टेट की अहमियत वाकई बची है या ये बस एक पुरानी सोच बनकर रह गया है? इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्लासिक स्टेट की ताकत से, फिर हम कल्याणकारी राज्य के दौर को देखेंगे, उसके बाद न्यू राइट की चुनौती को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक महान परिवर्तन के बाद आज का मॉडर्न स्टेट हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले चलते हैं कहानी की शुरुआत में। बात करते हैं क्लासिक स्टेट की, एक ऐसा पावरफुल सॉवरेन नेशन स्टेट जो सदियों तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बना रहा। देखिए, इसकी बुनियाद रखी गई थी 1648 के वेस्टफेलियन मॉडल से। इसी ने मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट खड़ा किया। इसका सीधा सा मतलब था, हर राज्य अपने इलाके का राजा होगा और कोई दूसरा देश उसके घरेलू मामलों में दखल नहीं देगा। और यही नियम सदियों तक दुनिया को चलाता रहा। उस दौर की सोच एकदम साफ थी। दुनिया शक्तिशाली और एक दूसरे से मुकाबला करने वाले देशों का एक अखाड़ा थी, और इस अखाड़े में राज्य ही सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जिसके पास सारी शक्ति थी। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और इसकी भयानक तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो शक्तिशाली राज्य का मॉडल अब अंदर से ही कमजोर पड़ने लगा था, और इसी राग से जन्म हुआ वेलफेयर स्टेट का, यानी कल्याणकारी राज्य का। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, एक समझौता जिसमें राज्य ने अपने नागरिकों के लिए एक सोशल प्रोटेक्टर की भूमिका निभाई। पर ये शांति का दौर हमेशा के लिए नहीं था। 1980s के दशक में एक नई और बहुत पावरफुल विचारधारा ने इस पूरे सिस्टम को चुनौती दी, जिसे हम न्यू राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो विचारधाराओं में सीधी टक्कर थी। न्यू राइट का मानना था कि वेलफेयर स्टेट की नीतियाँ जैसे सोशल सिक्योरिटी और स्टेट कंट्रोल असल में फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी और उनका लक्ष्य एक ही था, वेलफेयर स्टेट के असर को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करना। इस ग्लोबल बदलाव को देखकर कई थिंकर्स को ये लगने लगा कि अरे, नेशन स्टेट का खेल तो अब खत्म हो रहा है, ये मर रहा है। फ्रांसिस फुकुयामा ने तो अपनी फेमस थीसिस द एंड ऑफ हिस्ट्री में यहाँ तक कह दिया कि लिबरल कैपिटलिज्म की जीत के साथ इतिहास ही खत्म हो गया है। उनका तर्क था कि अब कोई और विचारधारा बची ही नहीं, इसलिए राज्य की भूमिका अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन फिर आई 21वीं सदी और 9/11 जैसे हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अचानक सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल और स्टेट की पावर फिर से ग्लोबल डिबेट के सेंटर में आ गए। और मजे की बात देखिए, जिन फुकुयामा ने इतिहास के अंत का ऐलान किया था, उन्होंने ही बाद में ये तर्क दिया कि अब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं मजबूत राज्यों से नहीं बल्कि कमजोर राज्यों की वजह से हैं। तो असल पॉइंट ये है कि राज्य खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपना रूप बदल लिया। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। इस नए रूप को कंपटीशन स्टेट या प्रतिस्पर्धी राज्य कहा जाता है। अब इसका काम इकोनॉमी पर डायरेक्ट कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट और देश की कंपनियों के बीच एक कोऑर्डिनेटर, एक ब्रिज की तरह काम करना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनी रहे। तो हमने ये पूरा सफर देखा, कैसे राज्य एक सर्वशक्तिमान राजा से एक सामाजिक रक्षक बना, फिर उसकी भूमिका को कम करने की कोशिश हुई और आज वो एक कुशल रणनीतिक समन्वयक बन गया है। बॉब जैसप का ये विचार इस पूरी कहानी का सार है। राज्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक खेल के मैदान की तरह है, जहां अलग अलग सोच और स्ट्रेटजीज हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं और नई हकीकतें बनाती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। राज्य की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो भविष्य की चुनौतियां जैसे कि क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्य को किस नए रूप में ढालेंगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला यूनिट हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।